हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस क्या है ना। सिलेबस क्या है केमिस्ट्री क्लास 12 का। सबसे पहले तो ये जानेंगे जो जिसको लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि जी हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से और क्या पढ़ें। दूसरा है पढ़ना कैसे आपको और कहाँ से पढ़ना है, ये भी इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और अगला जो बच्चों के मन में डाउट आता है कि कौन सी गलती नहीं करे कि जो हमारे नंबर हैं केमिस्ट्री के वो ठीक ठाक आ जाए पेपर में ना। तो वही सब पॉइंट को आज हम आउट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, जल्दी से जुड़े और वीडियो को लाइक करिए। चलिए, तो आज बताने वाले हैं हम आपका सिलेबस क्या है प्यारे बच्चों, पढ़ना कैसे और कहाँ से है ये भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। और आपको क्या गलती नहीं करना है वो कर लो। ये तीनों बात आज क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले चलते हैं आपके सिलेबस की ओर ना। ये 12 वाले बच्चों के लिए है। चलिए आज ही सिलेबस देखते हैं उनके। तो देखो आप में टोटल कितने यूनिट है। देखो सबसे पहले तो आपकी जो केमिस्ट्री है ये जानो। आपने इससे पहले भी जाना होगा सर जी, दो भाग हो जाते थे। पहला कार्बनिक, कार्बनिक और दूसरा कौन सा, अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, ये दो भाग होंगे केमिस्ट्री में। क्लियर हुआ। देखो ये दो भाग हैं और दोनों में इसमें 5 यूनिट है प्यारे बच्चों कार्बनिक में। और इसमें भी कितने यूनिट है, 5 यूनिट है प्यारे बच्चों। मतलब टोटल आपके पूरी केमिस्ट्री में 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। और देखो अब आपके मन में आएगा सर जी कौन सी यूनिट पढ़े कौन सी छोड़ दें। सब पढ़ो, सब जरूरी है और आपके पास समय भी है अभी प्यारे बच्चों ना। अभी आपको इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ो। अभी आपके पास समय भी भरपूर है। ठीक, आप बढ़िया से अच्छे खासे यूनिट को कवर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से आज आपको दिखाते हैं। आज ही पहला यूनिट जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है बिलियन, बिलियन का यानी सोल्यूशन का। चलो देखो क्या होता है इसमें, क्या क्या है। तो सबसे पहले बिलियन ही पढ़ना होगा। बिलियन क्या होता है, फिर बिलियन के प्रकार एवं सांद्रता क्या होती है। फिर वही चीज देखो, बिलियन का प्रकार पढ़ना है सांद्रता के आधार पर, और एक बिलियन का प्रकार। देखो बिलियन के प्रकार की बात करें प्यारे बच्चों तो कई प्रकार के निकलते हैं। पहला, जब आप अवयवों की मात्रा के अनुसार चलेंगे तो क्या निकलता है, संतृप्त और असंतृप्त। क्लियर हो रहा है। फिर निकलता है तनु और सांद्र विलयन। फिर अगला जो आता है अति संतृप्त विलयन। ये 3 होते हैं। अब अवयवों की भौतिक अवस्था के अनुसार पे चलेंगे तो 9 होते हैं। चलो देखो समझो, अगर हम अवयवों के अवयवों के भौतिक अवस्था के अनुसार पर देखेंगे, भौतिक अवस्था के अनुसार विलयन देखेंगे, अनुसार विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार देखेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या निकलता है, आप देखेंगे कि इसमें सजी कितने निकलते हैं, 9। देखो पहला ठोस होता है अवस्था, दूसरा क्या होता है द्रव, और तीसरा गैस। तो इसके अनुसार 9 ऐसे निकलता है। पहला जो होता है ठोस का ठोस में विलयन, फिर ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। फिर आते हैं चौथे नंबर का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। फिर लास्ट में जो आते हैं 6 हुआ। और सातवां देखो गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में कर दो और गैस का किस में कर दो, द्रव में कर दो। तो मिलाकर हमारा जो अवस्थाओं के अनुसार बनता है वो टोटल 9 बिलियन होते हैं। ये आपको बस जानना है, पढ़ना नहीं है। तो अभी आपको ज्ञात हो गया होगा। क्लियर है। ये 9 में भी मिला होगा, 11 में भी मुझे पता है जहाँ तक 11 में भी शायद है ना। तो आप वहां से पढ़े होंगे। क्लियर हुआ। चलो फिर हमें पढ़ना है सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे बच्चों, सांद्रता के आधार पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12 वाले के लिए। सांद्रता के आधार पर जो विलयन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, चले आगे। चलो आ जाओ, अब देखो और क्या है। और है विलयन की सांद्रता। वाष्प दाब क्या होता है, और वाष्प दाब है। इसके बाद है प्यारे बच्चों आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन क्या होता है। विलयन के अणु संख्या गुणधर्म एवं असामान्य अणुभार क्या है। विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म क्या है। वही चीज देखो यहाँ पर, वही चीज है। ये दोबारा कहीं लिखा गया है, आ जाओ। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है, और लास्ट क्या होता है परासरण दाब ना, सॉरी परासरण और परासरण दाब दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आप पढ़ेंगे परासरण के प्रकार तो उसमें पढ़ेंगे समदाबी परासरण ना। ये सब पॉइंट हैं। ये आपको विलयन के अंदर पढ़ने हैं। विलयन चैप्टर नेम है, उसके अंदर इतनी पॉइंट्स पढ़नी है। बाकी और भी एक्स्ट्रा हैं, जरूरी नहीं है कि यही है, और भी एक्स्ट्रा है। मैं तो सिलेबस के तौर पे आपको बता रहा हूँ। चले आगे दूसरी यूनिट देखते हैं, आ जाओ। चलो बच्चों
बात कर लेते हैं। और ये मैं जितना बता रहा हूँ सब अभी मैं अकार्बनिक का बता रहा हूँ। आ जाओ दूसरी यूनिट चेक करते हैं और बताते हैं। कहते हैं विद्युत रसायन। क्या है? विद्युत रसायन ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आ जाओ इसमें क्या पढ़ना होगा आपको? चालकता एवं विद्युत अपघटन पढ़ना होता है। अपघटन और अपघट्य दो अलग अलग शब्द हैं। विद्युत चालकों के प्रकार क्या हैं? विद्युत अपघटनी विलायकों का चालकत्व क्या होता है? सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन क्या है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलराउस का नियम क्या है? फिर विद्युत अपघटन क्या है उसको पढ़ो। इलेक्ट्रोड विभव ये भी जरूरी है। और विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं ये पढ़ो। इलेक्ट्रोड विभव अलग है, इलेक्ट्रोड अलग है, मानक इलेक्ट्रोड अलग है, सब अपने अपने अलग अलग पॉइंट है। फिर आता है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। श्रेणी बहुत जरूरी है, इसी से आप पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील होता है ना, किसमें सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने की क्षमता होती है और किसमें बहुत कम होती है, आप इसी से पहचानेंगे रासायनिक श्रेणी से। फिर आता जो टॉपिक हो आएगा सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, या फिर इसे ही हम कहते हैं सेल विभव, और इंग्लिश में इसे कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगला आता है व्यवसायिक सेल क्या है, यानी बैटरियां क्या है। बैटरियों के बारे में पढ़ना होगा इसी चैप्टर में। और लास्ट का आता है संचारण, जो कि हमने 10th में भी पढ़ा होगा मे भी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा एडवांस है, लेकिन ज़्यादा एडवांस नहीं कह सकते ना, यही 10 का ही लेवल है। अगर 10 में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा संचारण क्या है। धातुओं का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण या अम्लों के रिएक्शन के कारण उनका क्या होना, धीरे धीरे नष्ट होना ही संचारण होता है। फिर उसमें पढ़ेंगे संचारण से नुकसान क्या है, इसके बचने के उपाय क्या है। ठीक, तो ये हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर प्यारे बच्चों। चले आगे, अगला जो आता है यूनिट उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। क्या नाम है? रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं इसको। इसमें क्या पढ़ना होगा? अभिक्रिया की दर एवं कोटि क्या है, फिर अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है, वेग नियम या दर व्यंजक प्राप्त करना, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, फिर अभिक्रिया कोटि में आपको पढ़ना होगा जो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया से डेरिवेशन कह सकते हो आप। क्या है? डेरिवेशन, बहुत बढ़िया बढ़िया से। जैसे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक के प्राप्त करिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, और द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। ये तीन होते हैं। क्या? प्रथम के लिए व्यंजक, शून्य कोटि के लिए व्यंजक, और द्वितीय के लिए व्यंजक प्राप्त करना। ये तीन डेरिवेशन है इस चैप्टर में बहुत बढ़िया से, और एक पूछ ही लेता है। अच्छा, फिर क्या है? अभिक्रिया की आणविकता और संघट्य सिद्धांत क्या है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है वही चीज, फिर अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता कैसे है वो दिखाओ, फिर ये संघट्य सिद्धांत की अवधारणाएं, संकीर्ण ऊर्जा ये क्या है, और अभिक्रिया वेग के उत्प्रेरक पर निर्भरता क्या होती है। मतलब अभिक्रिया का वेग जो है वो उत्प्रेरक पर कैसे निर्भर करता है, ये आपको बताना होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से पढ़ने हैं। और लास्ट की ये तीनों की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और चुटकियों में आपको आ जाएगा अगर बढ़िया सीख गए तो। बढ़िया से सीखोगे तो चुटकियों में आ जाएगा, इतना आसान है, कभी नहीं पढ़े तब भी आ जाता है। आ जाओ, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। अगला आता है जो यूनिट 4, ये डी और एफ ब्लॉक के तत्व, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हालांकि इसका एडवांस लेवल पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है ना, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, लेकिन अभी के लिए जितना इसमें पॉइंट है वो बहुत कम ही है। ठीक है, चलो चैप्टर अपने आप में सब बड़े। अभी पहले देखो, जैसे कौन से यूनिट 4 है आपका, डी और एफ ब्लॉक के तत्व ना, इंग्लिश में कहेंगे तो डी एंड एफ, क्या जी, एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। आ जाओ, पहला इसमें पढ़ना होगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व, और ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये पढ़ना होगा। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्म पढ़ने होंगे आपको। फिर पढ़ना होगा एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, और एफ ब्लॉक के तत्व जैसे जिसे हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होंगे उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक के जो होते हैं उनको हम कहते हैं अंतः संक्रमण। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। मेरे बच्चों क्लियर हुआ? बस। और लेंथेनाइड क्या है, एक्टिनाइड क्या है,
लेंथेनाइड, ये एक्टिनाइड, ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं एफ ब्लॉक ना। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों को ही क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हीं के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। बढ़िया, चलो अगला जो चैप्टर आता है लास्ट इसका, अकार्बनिक का उपसंयोजक यौगिक ना। क्या जी, उपसंयोजक यौगिक क्या है, इसमें देखो बहुत बढ़िया बढ़िया सी है। पहला उपसंयोजक यौगिक में फर्स्ट है, इसमें 2 यूनिट बना दी हमने ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूनिट में 2 भाग कर दिए ना। पहला भाग जो है आपको पहले तो उपसंयोजक यौगिक के परिचय पढ़ना होगा, कैसे नामकरण करते हैं, इसमें आईपीएससी नामकरण है प्यारे बच्चों। वर्नर का सिद्धांत क्या है, इसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्नर का सिद्धांत लिखिए ना। आ जाओ, फिर क्या है उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है, फिर उपसंयोजक यौगिक का नामकरण कैसे लिखना है वही चीज, फिर क्या है उपसंयोजक यौगिक के सूत्र को लिखना। पहले तो सूत्र लिखना जान जाओगे, फिर क्या लिखना जाओगे, नामकरण। और पेपर में कभी कभी क्या करता है, नामकरण दिया रहेगा, आपको कहेगा इसका आप नाम लिख दीजिए, इसका आप सूत्र लिख दीजिए। कभी कभी सूत्र दिया रहेगा, आपका कहेगा क्या लिखो, नाम को लिख दो भैया ना। तो ये अगला क्या है, वर्नर का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभावी परमाणु संख्या नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बढ़िया बढ़िया से आपको देखो बढ़िया से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। हाँ, कुछ वायरल प्रश्न है जो हर एक सेंट में मिल ही जाते हैं, और कुछ वायरल प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप पढ़ के जाओ लेकिन हर एक सेट में जरूरी हो ही नहीं सकता। 7 सेट मिलते हैं सबको करने के लिए, जो 7 सेट मिलते हैं जरूरी नहीं है कि उसमें जो आपको बताया गया हो वही हो। समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझो। आपको पहले, अभी समय है, आप कुछ मत करिए, आप पहले सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस एक बार पहुंच गए, इसके बाद आपको हल्का हल्का क्या आधा ज़्यादा अंदाजा हो जाएगा कि क्या कैसे कितना भारी है, मतलब किसमें कितना दम है ना, जो पूछ सकता है। आपको फिर कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी प्यारे बच्चों। चलो आते हैं इसके दूसरे भाग में, क्या पढ़ना होता है, समावयता ना, आबंध व क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। जैसे समावयता क्या है, संरचनात्मक समावयता क्या है, उपसंयोजक यौगिकों में आबंध कौन सा होता है, जैसे संयोजन आबंध सिद्धांत, जिसे VBT कहते हैं, बहुत वायरल है VBT के नाम से। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT कहते हैं इसको, बहुत वायरल है। उपसंयोजक यौगिकों का अस्थायित्व क्या है और उपसंयोजक यौगिकों का महत्व क्या है, अब जाकर आपका पूरा 5वां चैप्टर का हुआ समाप्त हुआ, 5वें यूनिट का हुई प्यारे बच्चों समाप्त हुई। बताओ छठी यूनिट की तरफ चलें, आ जाओ। छठी यूनिट अब आता है कार्बनिक रसायन। उसमें क्या पढ़ना है, हेलोएल्केन और हेलोरीन में क्या क्या पढ़ना है, बहुत पॉइंट है। हेलोएल्केन एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर पढ़ना है हेलोएल्केन का नामकरण। देखो आप कार्बनिक में जितने भी चैप्टर पढ़ोगे प्यारे बच्चों, कार्बनिक में जितने भी चैप्टर पढ़ोगे सब में आईपीएससी नामकरण है, इसके लिए कोई इलाज ही नहीं है ना, सब में नामकरण पढ़ना होगा आपको, तो ये बार बार मिलेगी आपको। फिर क्या है, हेलोएल्केन का समावयता पढ़ो, हेलोएल्केन की निर्माण की विधियां पढ़ो, इसके भौतिक गुण पढ़ो, रासायनिक गुणधर्म पढ़ो, और प्रतिस्थापन विलोपन अभिक्रिया क्या है और एथिल ब्रोमाइड क्या होता है उसको पढ़ो। आगे आओ, और क्या है, हेलोएरीन में आ जाओ, हेलोएरीन वो पढ़ो। जैसे ये देखो, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु का होना ही क्या कहलाता है, हेलोएरीन होता है। इसी को इसे हम कहेंगे क्लोरो बेंजीन ना, नाम है इसका क्लोरो बेंजीन, बट है तो हेलोएरीन। हेलोएरीन में क्या होता है, बेंजीन का ये रिंग होता है। चलो आपको समझाया जाएगा जब आपका चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, अभी तो आप सिलेबस देखो। फिर क्या है, हेलोएरीन का नामकरण, एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्नों के निर्माण की विधियां ना। फिर क्या है, हेलोएरीनों के कार्बन हाइड्रोजन यानी CX आबंध की प्रकृति कैसी होती है वो जानना, फिर एरिल हाइलाइडों के रासायनिक गुणधर्मों को जानना, और लास्ट का क्या है, क्लोरोबेंजीन के बारे में जानना। तब जाकर, और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी जिसे कहते हैं DDT। क्या कहते हैं, DDT बहुत जरूरी है, कई इसमें चीजें हैं जो आपको जानना है। DDT क्या है, कई मक्खियों की बैठी है क्या, ये वर्क नहीं कर रहा, चल। और इसमें पढ़ना आपको DDT क्या है, तो बढ़िया से पढ़िएगा इस चैप्टर को, मजेदार है। आ जाओ, और क्या पढ़ना है इसमें, इसी में सब है। बहु हैलोजन यौगिक क्या है, डाई हेलोएल्केनों का वर्गीकरण करो, डाई क्लोरोमेथेन यानी मेथिलीन क्लोराइड। फिर अगला जो है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म। फिर क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चले आगे, ठीक है। फिर क्या है, अन्य यौगिक इसमें कौन कौन से आते हैं उसको पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो
अब आ जाओ अगला चैप्टर नंबर 7 यूनिट। देखो क्या क्या पढ़ना है। एल्कोहल अलग है, फिनॉल अलग है, ईथर अलग है। सबसे पहले एल्कोहल क्या है ये पढ़ लो, फिनॉल क्या है ये पढ़ लो, ईथर क्या है वो पढ़ लो। इसके बाद सबकी पॉइंट सेम होंगी। जैसे इसमें पढ़ना होगा एल्कोहलों का वर्गीकरण, एल्कोहलों का नामकरण, एल्कोहलों के सामान्य गुण, एल्कोहलों के रासायनिक गुण, एल्कोहलों के भौतिक गुण, एल्कोहल से क्या परीक्षण होता है, ये सब कुछ पॉइंट सब में मिलती हैं। जब देखो जैसे एल्कोहल, एल्कोहलों का वर्गीकरण, फिर वही वर्गीकरण में मिलता है आपको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, तो ये पढ़ना होगा। फिर एल्कोहलों के सामान्य परीक्षण पढ़ना होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में समावयता बताओ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की संरचना बताइए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की विधियां, मतलब आपको जितना भी पढ़ना है सब मोनोहाइड्रिक होगा, डाईहाइड्रिक नहीं पढ़ना जो। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण बताओ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म बताओ। फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने का जो तरीका होता है वो सिखाओ। फिर क्या है मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल क्या होता है, और एथिल अल्कोहल और एथेनॉल क्या होता है, इसका प्रयोग और क्या होता है सब कुछ पढ़ना है। ये तो था एल्कोहल के बारे में। अगला जो आएगा किसके बारे में होगा, शायद फिनॉल के बारे में। आ जाओ, फिनॉल पढ़ना है, फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल का नामकरण ना, और फिनॉल के निर्माण की विधियां, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, और फिनॉल के उपयोग प्यारे बच्चों। तब जाकर ये खत्म हुआ। अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी ईथर बाकी है। ईथर पढ़ो, ईथरों का वर्गीकरण, ईथर का नामकरण, ईथर का समावयता, ईथरों की संरचना कैसे बनाते हैं, ईथरों के निर्माण की विधियां, ईथरों की गुणधर्म, डाई एथिल ईथर क्या है और ईथर के उपयोग, और लास्ट में जो बनता है एनिसॉल क्या है। एनिसॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। वैसे सीखना तो आपको सब कुछ है, कोई चारा ही नहीं है कि जो आपको दे दिया जाए और आप खा लो। आ जाओ यूनिट नंबर 8 देखो। यूनिट नंबर 8 में जैसे उसका था वही सेम है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक एक करके सबको समझो। एल्डिहाइड एवं कीटोन क्या है, एक साथ एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ोगे इस वाले चैप्टर में। कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बोनिल समूह की संरचना, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, एल्डिहाइड तथा कीटोन की बनाने की विधियां, एल्डिहाइडो तथा कीटोन के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण एल्डिहाइड तथा कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, बेंजल्डिहाइड, एसिटाफिनॉन और बेंजीनाफिनॉन क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों की समावयता, कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण, फार्मिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक में ही आता है फार्मिक अम्ल ना, जो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। आ जाओ फिर क्या है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपको पढ़ना होगा। कहाँ से प्यारे बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से। 9वां यूनिट जो आता है ये मजेदार है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और इसमें ही आता है हमारा एमीन। आ जाओ नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं, नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, नाइट्रोबेंजीन क्या है, एल्किल नाइट्राइल क्या है, एल्किल साइनाइड क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड क्या है, और एमीन क्या है, बहुत जरूरी चीज है एमीन। एथिलीन क्या है, एनिलीन क्या है, और डाई एजोनियम लवण क्या होता है। हालांकि डाई एजोनियम लवण का प्रयोग आप पढ़ लोगे पहले चैप्टर में, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब यहाँ तक सीख चुके होंगे। और 10वें यूनिट को 2 भागों में बांट दिया गया है। कैसे, पहला जो होता है कार्बोहाइड्रेट में, दूसरा प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल में प्यारे बच्चों। तो यूनिट का नाम है जैव अणु। क्या नाम है, जैव अणु। तो पहले में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, ये पढ़ना है। फिर आ जाओ प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन एवं न्यूक्लिक अम्ल में क्या है, एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कौन सी प्रोटीन होती है, उसके प्रकार क्या है, और इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन होता है प्रोटीन से ना। चलें, एंजाइम और वीकर क्या है, विटामिन क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, और लास्ट में अब आपका चैप्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, तब जाकर एंड होता है। क्या होता है, तब जाकर समाप्त होता है। मतलब टोटल 10 चैप्टर में इतनी चीज पढ़नी है आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा होगा जो नाम तो लिखवा लिया स्कूल में लेकिन अभी पढ़ कुछ नहीं रहा, तो ऐसी गलती ना करें, आप अभी से तैयारी करें बढ़िया से। आ जाओ अब बात करते हैं थोड़ा सा आपके जो डाउट है, पढ़ना कैसे है। देखो पढ़ना कैसे और कहाँ से, कैसे और कहाँ से, कहाँ से और क्या है, और जो बच्चों विषय और क्या गलती नहीं करनी है। तो देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं उसको पहले देख लो, गलती क्या नहीं करनी वो देख लो।
पहले आप क्या देख लो भैया, अपनी गलती देख लो, और वो गलती मैं कहूँगा बिल्कुल मत करना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा आपके साथ। देखो कौन सी है। देखो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नोट्स, तो ध्यान रखना वो नोट्स आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहीं के वहीं तुरंत बनाइए। क्या मैंने कहा, अगर आप प्यारे बच्चों नोट्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री की क्या बना रहे हैं, नोट्स यानी विषय बना रहे हैं, तो आप उस नोट्स को उसी प्लेस पर बनाइए जिस प्लेस पर आप हैं। अगर स्कूल का नोट्स बना रहे हैं तो स्कूल पर ही लिखिए, और घर का नोट्स, सॉरी कोचिंग का है तो कोचिंग का एक ही नोट बनाइए। मैं तो कहूँगा सीधे सीधे, या तो आपको कोचिंग पसंद है कोचिंग के नोट बनाइए, या आपको स्कूल पसंद है तो स्कूल का नोट्स बनाइए। और हालांकि ये होता है कि कोचिंग का स्कूल में नहीं चलता, तो आप क्या करिए, स्कूल का ही बनाइए, कोचिंग का नोट्स मत बनाइए। बढ़िया, समझ में आया कि नहीं। नोट्स आपको एक ही बनाना है, और वो भी वहीं पर लिखना है जहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। पता चला क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घर पे यहाँ पर देखो, स्कूल से पहले यहाँ पर स्कूल में गए प्यारे बच्चे, स्कूल में गए, स्कूल में उनको लिखाया गया ना, पढ़ाया गया केमिस्ट्री, ठीक है सर जी, केमिस्ट्री पढ़े। अब वो क्या करते हैं, वहां पर तो एक बार लिख ही रहे हैं 1 घंटा, फिर आएंगे घर पे बैठेंगे 1 घंटा लिख लेंगे, उनको लगता है कि हमने पढ़ लिया। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है आप सभी बच्चों के साथ, यही सबसे बड़ी क्या है, यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसके बाद हमें पता पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, कहेंगे हम तो 1 घंटा बैठे थे पढ़ने के लिए। अब उनको कहाँ पता कि 1 घंटा तुम पढ़े कहाँ ना, तुम तो केवल लिखे आंख बंद करके। तो ये गलती आपको नहीं करनी है मेरे बच्चों। आ जाओ, आपको करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। आपको एक नोट्स बनाना है, चाहे जहाँ का, मैंने कहा चाहे जहाँ का बना लीजिए। हाँ, हो सकता है कि स्कूल वाले सर जी बोले अगर कोचिंग का नोट्स हो तो आप क्या करें, स्कूल में नोट्स बनाइए, बात खत्म। फिर आपको क्या करना है, अच्छा नोट्स क्या हो सर जी, बहुत बढ़िया जरूरी है, नहीं, आपको अगर नोट्स बनाना है तो रफ ले लो, इसी रफ पर ही नोट्स बना लो अपने। एक 50 वाला 60 वाला जो भी बढ़िया सा मोटा सा रफ ले लो, आप उसी में सभी चैप्टर को लिख डालिए, जो पढ़ाया जा रहा हो आप उसी में करते जाइए। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए अलग रफ ले लो, या अलग कोई ऐसे खर्ची कापी हो जाए जिसमें बढ़िया अच्छे खासे पेज ना हो, मतलब बस सवाल के लिए हो जाए काम, बस वो ले लो। बाकी जितने बढ़िया बढ़िया से पॉइंट है आप उसमें रफ में लिखेंगे, रफ में बढ़िया सा ना, आपका ज़्यादा पैसा लगेगा और बढ़िया सा एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा आपका। और ये नोट्स काम देगा आपको लास्ट टाइम में, पेपर के लास्ट टाइम में काम देता है नोट्स। आपके पास इतनी मोटी बुक रखी है, आप उसे पढ़ना ही नहीं चाहोगे, नोट्स आपके लिखे रहेंगे आपके हाथ द्वारा, तो आप उसे पढ़ेंगे। तो आप ये गलती कभी मत करना कि एक बार स्कूल में नोट्स लिख रहे हैं, फिर अगर एक बार घर पे लिख रहे हैं तो पढ़ कहाँ रहे हैं, पढ़ तो बिल्कुल नहीं रहे हैं ना। समझ गए कि नहीं बॉस। अब देखो पहले बच्चों, शुरुआत के केमिस्ट्री में 1 2 3 ये चैप्टर ऐसे हैं, 1 2 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्या है, न्यूमेरिकल भी हैं बढ़िया से, क्या है, न्यूमेरिकल हैं। तो याद रखना, अगर आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं, अगर मान लो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मिल गया हमें मूलरता, क्या मिल गया, मूलरता मिल गया प्यारे बच्चों, मूलरता मिला, आपने मूलरता पढ़ा, और आप क्या करें, तुरंत इस पर क्या पढ़ें, न्यूमेरिकल तुरंत ही कर लें। इंतजार ना करें कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप टीचर से कहिए सर जी हमें क्या करिए, तुरंत ही न्यूमेरिकल बताइए 1 2 और हम अभी करेंगे, बस। ये गलती मत करना, तीनों चैप्टर में ये गलती मत करना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आप तो उसी समय करने के लिए आप ऐसे सवाल लिखे, टीचर ने बताया, आपने सूत्र याद किया बढ़िया सा, 2 दिन बाद आप भूल, 2 दिन बाद आपने क्या किया, उसको भूल गए, और भूलने के बाद आपको याद ही नहीं आएगा, सवाल नहीं लगाने आएगी, तो वहाँ पर दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है ना, यहीं पर आपको गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ से आप तैयार रहिएगा कि एक टॉपिक पढ़ो, अगर सवाल वाला है तो उस पर तुरंत सवाल करके हटा लो। बताओ, क्लियर हुआ, चले आगे चलो। तो ये है कुछ ऐसी गलतियां जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना है केमिस्ट्री में, ठीक। अब आ जाओ सर जी, पढ़ना कैसे, गलती समझ में आई। और एक गलती जो सभी लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनकी भी गलती है यूपी बोर्ड में ना। क्या, आप स्कूल क्यों नहीं जाते, कोचिंग के भरोसे हो, ठीक है। वे बच्चे जो कोचिंग भी नहीं करते तब भी स्कूल नहीं जाते, वो तो भैया उनकी कंडीशन बहुत खराब है। आप स्कूल जाइए, कोचिंग नहीं जानते वो अलग बात है, आप स्कूल जाइए, बढ़िया सा स्कूल में पढ़िए, है ना, ठीक है। चलो फिर बच्चों, अब बात कर लेते हैं कहाँ से और कैसे पढ़ना है। पढ़ना कैसे है इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है सर जी। केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बना लीजिए रफ अलग से। देखो मैं कहूँगा आप 12th में हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट का एक रफ ही ले लीजिए, बढ़िया रहता है। अब आप क्या करेंगे, चाहे स्कूल से पढ़ रहे हैं चाहे कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप इन दोनों कंडीशन में आप उसी पर लिखेंगे, आप इसी को नोट्स बनाएंगे, इसी पर रफ पर ही नोट्स रहेगा आपका और कहीं पर नहीं।
हो सकता है आपके टीचर बोले, मना करें, कहो सर जी नहीं, इसमें हम केवल आप ही का सब्जेक्ट लिखते हैं और किसी का सब्जेक्ट इसमें नहीं लिखते हैं प्यारे बच्चों ना, तो शायद वो कन्विंस हो जाए। ठीक है, बताओ, एक रफ लो और उसी पे लिखो। क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी कापियाँ। कापियाँ काफ़ी महंगी हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप लेने जाओगे वाइट पेज की ना, क्या लेने जाओगे, वाइट पेज की कापी, तो बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ये। आपके 100 रुपये की लेनी होगी, 150 की लेनी होगी, तब जाकर पूरी केमिस्ट्री आएगी उसमें। तो उससे बढ़िया होता है आपको रफ ले लेना, उसी में सब आ जाएगा बढ़िया से, रफ में ही। ठीक, लेकिन हाँ लिखना सुंदर ताकि आप पढ़ सको, है ना। ऐसा लिख दिया पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आ जाओ, ये गलती नहीं कर, ये ऐसे पढ़ना है आपको। और हमने कहा क्या, 1, 2 और 3 चैप्टर इसमें ऐसे हैं जिन पे क्या है प्यारे बच्चों, जिनमें न्यूमेरिकल हैं। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट या एक हेडिंग पढ़े आप और उस पर आपने तुरंत न्यूमेरिकल लगा लिया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। ठीक है, आप ये भी गलती नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है। न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी है, 10 से 15 नंबर में आराम से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, चलें, मैक्सिमम 15 नंबर, आ जाओ। ये है पढ़ना कैसे है। अब सीखते हैं कहाँ से पढ़ना है। जिन बच्चों के मन में है डाउट कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, देखो अब के समय में आपको सोचना नहीं है। पहले के लोग सोचते थे, अब के समय में आपके पास तीन अथवा है। पहला सजी तो देखो, सबसे पहले स्कूल, जिसको मैं बहुत ज़्यादा ही प्रेफर करता हूँ कि स्कूल आप डेली करिए भैया ना। अब मैं जानता हूँ यूपी बोर्ड के कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें शिक्षा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हैं लेकिन बच्चे वहाँ पर नहीं। तो आप क्या करिए, स्कूल तो पहले डेली जाइए। लगभग इधर के सभी स्कूल ठीक ही ठाक है ना, जिसमें बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप कुछ अंदाजा आपको लगेगा। बताओ, एक बार आप यहाँ पर पढ़ लिए, और अगर कोचिंग कर लिया, आप क्या कर लिए, कोचिंग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोचिंग ही करिए, जरूरी नहीं है सभी बच्चों के पास पैसा हो ना। कोचिंग भी 2 प्रकार की हैं अब के समय में, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले सबके पास फ़ोन नहीं था, अब तो सबके पास फ़ोन है प्यारे बच्चों। तो देखो, आप कोचिंग कर रहे हैं, पहले स्कूल में पढ़ लिए, फिर उसी चीज़ को आप दोबारा कोचिंग में पढ़ लिए, तो आपका पूरा डाउट क्या होता है, क्लियर हो जाता है प्यारे बच्चों। बताओ, लेकिन अब देखो कोचिंग भी 2 प्रकार की हो गई हैं, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा समस्या आती है कि कोचिंग हम कौन सी करें, कोचिंग हम कौन सी करें। तो देखो, कोचिंग की बात करें तो 2 होती है। पहला सजी ऑफलाइन कर ले, क्या कर ले, ऑफलाइन, कि हम ऑनलाइन कर ले, ऑफलाइन कर ले, या फिर हम ऑनलाइन कर ले, ऑनलाइन कर ले। और ऑनलाइन में भी बहुत सारे हैं सर जी, ऑनलाइन में भी फीस का है एक समस्या, और एक होता है सर जी फ्री। बता दीजिए ऑनलाइन से कैसे फ्री में पढ़ें, कैसे फीस से पढ़ें। देखो चलो, पहले अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या दिक्कत है। सबके अपने अपने पॉइंट्स है, ना कोई नुकसान है ना किसी का फायदा है, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स है। ऑफलाइन में बेस्ट होगा, ऑनलाइन क्या बेस्ट नहीं है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। आप सीखो, जो आपके लिए बढ़िया पड़े वो आप करो। जैसे देखो, ऑफलाइन में क्या होता है, आपके सामने कौन रहेंगे, टीचर, सीधे आपके सामने टीचर रहेंगे, और आप उस समय उनको देख कर क्या रहेंगे, डिसिप्लिन में प्यारे बच्चों। और आपने डिसिप्लिन का नाम सुना होगा, डिसिप्लिन ही एक ऐसा साधन है जो सक्सेस इंसान को बनाता है। डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो आप सक्सेस की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, बताओ, समझ में आया। तो मेन मोटिव है डिसिप्लिन से, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन में होता है जो है, यहाँ पर टीचर कहाँ पर होते हैं, मोबाइल में, क्या होते हैं, मोबाइल में। और इसमें क्या होता है, कई बार मोबाइल में टीचर तो हैं बढ़िया से, आवाज़ ठीक ठाक है कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो। तो देखो, मोबाइल में क्या होता है, टीचर मोबाइल में है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तभी आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। हाँ, पता चला मोबाइल हटाए, जो पढ़ रहे थे उसे छोड़ो, और फिर आगे चलने लगे को ना, कुछ और देखने लगे, सोशल मीडिया में फिर भटकने लगे इधर से उधर, तो ये समस्या हो जाती है। और पता चला टीचर पढ़ा रहे हैं, आप खा रहे हैं, खाते हुए वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। तो अलग आपके लिए अगर हो सकता है समय नहीं है प्यारे बच्चों, तो ऑनलाइन भी ठीक है, आप खा रहे हैं, जब भी समय मिले आप पढ़ लेंगे। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर टीचर सामने होंगे, डाउट अगर आपको तुरंत होगा, तुरंत पूछेंगे, तुरंत टीचर जवाब देगा और आपका डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आपने डाउट पूछा, क्या पूछा, आपने अपनी समस्या रखी। अगर अब वहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे होंगे ऑनलाइन में, तो वहाँ पर समस्या होती है कमेंट आपके पढ़ने की। अगर टीचर ने कमेंट पढ़ा तो आपका डाउट क्लियर हुआ, नहीं पढ़ा तो डाउट क्लियर नहीं होगा। कुछ ऐसे भी हैं चैनल ठीक ठाक जो डाउट को क्लियर भी करते हैं ना, डाउट सेशन रखते हैं, तो वो भी अलग है। लेकिन हाँ,
बात करते हैं, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की, फीस की। तो ये देखो, इसकी फीस जो होती है थोड़ी सी महंगी पड़ती है प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी इसका यही एक थोड़ा सा इसमें दिक्कत है फीस की प्यारे बच्चों। ऑफलाइन में इसमें फीस इसकी जो होती है थोड़ी सी महंगी होती है किसके मुकाबले, ऑनलाइन की। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन में आपको क्या होगा, ऑनलाइन में आप 1000, 1500, 2000 में आप क्या करेंगे, 2000 में मान लेता हूँ मैं, 2000, 3500 में आप पूरे साल पढ़ेंगे। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं। ऑफलाइन में आपको महीने की फीस 400 से 500 देने होंगे अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, बताओ, अलग अलग कोचिंग संस्थानों की अलग अलग फीस है ऑफलाइन में, है ना। ठीक है, बताओ, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑफलाइन की एक चीज़ और है, ऑफलाइन में आप जिस दिन गए उसी दिन पढ़ सकते हैं। बट ऑनलाइन क्या क्या फ़ायदा है मेरे बच्चों, ऑनलाइन का ये फ़ायदा है, आप मान लो किसी दिन किसी वक्त नहीं पढ़ पाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको वीडियो मिलेगी किस फॉर्म में, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ना, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकेंगे। तो सबके देखो अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है, जिसको जो बेस्ट लगता है वो वही करता है मेरे बच्चों। तो आपको बताइएगा कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा। और ये है कुछ ऐसे पॉइंट जिनमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा आपको पॉइंट आउट कर दिया जाए और आपका इसी बस सिलेबस भी बता दिया जाए बढ़िया से। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा।